आज हम लेकर आए हैं T20 सीरीज़ में जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अतः ये 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2024 में और 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। T20 सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख कर जाएँ, काफ़ी लाभ मिलने वाला है आपको अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन है शिशुनाग वंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश, हर्यक राजवंश। देखिए ये बात हो रही है वैदिक काल के बाद। वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में 11 जन हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल में 10 जनपद हुआ करते थे। और धीरे धीरे जब लोहे का आविष्कार हो गया उसके बाद से जब विस्तार होने लगा क्षेत्र का, उसके बाद यही जनपद महाजनपद बन गया। और महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में 16 महाजनपद देखने को मिला है। और इन 16 महाजनपदों में वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में संघर्ष हुए हैं। और इन सब के बाद इन 16 महाजनपद में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुआ मगध महाजनपद को। और इस मगध महाजनपद के विस्तार में यानी 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद का जो सबसे अधिक विस्तार हुआ, इसमें भूमिका रही 3 राजवंशों की, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक राजवंश का ही संस्थापक था बिंबिसार। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, कुंथुनाथ। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थ मतलब होता है रास्ता, मार्ग। तो जो भी किसी अपने अनुयायियों को रास्ता बताता हो, मार्ग बताता हो, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं वर्धमान महावीर। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं। अतः यहाँ आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति से, राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, राज्यपाल के पद की अवधि से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। देखिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। 154 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, 153 अनुच्छेद में है राज्यपाल का पद, 154 अनुच्छेद में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में है राज्यपाल की पदावधि, 157 में है योग्यताएं। अतः यह आंसर हो जाएगा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। यानी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 157। यानी 157 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका वर्णन आपको मिलेगा अनुच्छेद 157 में। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स पंचायती राज संस्थान जो है पूरे आपको पंचायती राज संस्थान त्रिस्तरीय हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, प्रखंड स्तर पर जो संस्था गठित की जाती है पंचायती राज की उसे पंचायत समिति कहते हैं। और जिला स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान स्थापित होते हैं, गठित किए जाते हैं, उन्हें जिला परिषद कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है पंचायत स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत का गठन होता है उसके जो मुखिया होते हैं वो उन्हें कैसे चुना जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे, आप देखे होंगे आपके पंचायत अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप निवास करते होंगे तो पंचायत के जो मुखिया होते हैं उन्हें डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी गांव स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं यानी मुखिया होते हैं उन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसको देख सकते हैं आप। आपको भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अपने बिहार में त्रिस्तरीय
पंचायती राज है। इसको देखिए आप यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है। और त्रिस्तर में कौन कौन स्तर होता है? तो ग्राम स्तर पर जो होता है, ग्राम स्तर सबसे निचला स्तर है पंचायती राज संस्थान का। उसके बाद होता है प्रखंड, उसके बाद होता है जिला, ठीक है, जिला 3 स्तर है। नहीं कोई पूछे आपसे कि भारत में पंचायती राज संस्थान कितने स्तर पर गठित किए गए हैं, तो 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में। तो ग्राम स्तर पर देखिए, ग्राम स्तर पर जो गठित होता है उसके हेड हो जाते हैं मुखिया, ठीक है। किसी किसी राज्य में इसको प्रधान कहते हैं, किसी किसी राज्य में सरपंच इसी को कहते हैं, मुखिया को ही। तो ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान होती है उसके हेड कौन होते हैं? अपने बिहार में मुखिया कहते हैं, ठीक है, तो मुखिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको जनता द्वारा चुना जाता है, आम जनता द्वारा। 18 या 18 वर्ष के ऊपर के पब्लिक इन्हें वोट दे करके चुनती है। प्रखंड स्तर पर जो पंचायती राज संस्था गठित किए जाते हैं उसके हेड होते हैं प्रमुख। उसके हेड कौन हो जाते हैं? प्रमुख साहब, नहीं सुनते हैं? प्रमुख जी, प्रमुख साहब होते हैं। और जिला स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान गठित होते हैं उसके जो हेड होते हैं जिला परिषद कहलाता है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं आपको जिला परिषद के अध्यक्ष ही कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष ही कहलाते हैं वो, ठीक है। जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यानी जिला परिषद के अध्यक्ष। यानी देखिए, ग्राम स्तर पर जो संस्था गठित होती है उसे कहते हैं हम लोग ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर जो संस्था गठित होती है पंचायती राज की उन्हें कहते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं? पंचायत समिति, ठीक है। और जिला स्तर पर जो संस्था गठित होती है उसे कहते हैं जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। तो समझ गए, ग्राम स्तर पर जो संस्था गठित होती है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत और उसके हेड होते हैं मुखिया जी। प्रखंड स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान गठित किए जाते हैं उसे बोलते हैं पंचायत समिति और उसके हेड होते हैं प्रमुख। जिला स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान गठित किए जाते हैं उसके हेड को बोलते हैं जिला परिषद और उसके हेड होते हैं अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष। तो अब देखिए, मुखिया यहाँ पे हो गया यानी प्रतिनिधि के हिसाब से हो गया। अब इसके हेड हो जाते हैं ग्राम स्तर पर जो हेड होते हैं मुखिया, उनको सहयोग करने के लिए सरकारी बॉडी होते हैं पंचायत सचिव। कौन होते हैं? पंचायत सचिव। यहाँ देखिए, यहाँ होते हैं पंचायत सचिव, यानी मुखिया के सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत में। उसी तरह से जब प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति गठित की जाती है उसके हेड प्रमुख होते हैं तो उनके सचिव होते हैं बीडीओ साहब। कौन होते हैं? बीडीओ साहब। यानी बीडीओ साहब सरकारी बॉडी हैं और पंचायत सचिव भी सरकारी बॉडी है, ये पंचायत स्तर पर। और बीडीओ साहब हैं प्रमुख के साथ एक सेक्रेटरी के रूप में उनका काम करते हैं। यानी कोई पूछे कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन, तो प्रमुख। हेड कौन? प्रमुख। पंचायत समिति का सचिव कौन? तो बीडीओ साहब। अब जिला स्तर पर जो जिला परिषद गठित किए जाते हैं तो जिला परिषद के जो हेड होते हैं वो जिला के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष कहलाते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष कहलाते हैं। और इस स्थिति में जो सरकारी बॉडी होते हैं उसे डीडीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीडीसी, ठीक है। उप विकास आयुक्त बोलते हैं, डीडीसी साहब। तो इस तरीके से ये कम्बिनेशन, यानी जिला परिषद के सचिव कौन होते हैं? तो डीडीसी होते हैं, सरकारी बॉडी होते हैं, वो अधिकारी होते हैं। प्रखंड स्तर पर जो प्रमुख होते हैं हेड, उनके साथ सचिव के रूप में कौन काम करते हैं? बीडीओ साहब। और ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत संस्था है उसके हेड मुखिया हैं और उनके साथ सचिव के रूप में काम करते हैं, उन्हें पंचायत सचिव कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को यानी मुखिया को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रमुख होते हैं उनका चयन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। देखते होंगे कि पूरे पंचायत में कई पंचायत समिति के सदस्य जीत कर आते हैं और उन लोगों का लेवल होता है प्रखंड पर आने का। तो जब पंचायत समिति के सभी सदस्य जीत कर आते हैं तो उनके लिए वो अपने में से किसी एक को प्रमुख बनाते हैं, चुनते हैं। चुनाव होता है प्रमुख का और एक उप प्रमुख चुनते हैं। तो अगर कोई पूछे कि पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं
उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से? तो बोलेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। सीधा सा मतलब है जिस चुनाव को जनता खुद चुनती है, जनता खुद भाग लेती है प्रत्यक्ष रूप से, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जिस किसी पद के चुनाव में डायरेक्ट जनता के द्वारा वो नहीं चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं, तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पे प्रमुख जी का चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख को चुनते हैं। इसलिए प्रमुख का चुनाव हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव, और मुखिया जी को डायरेक्ट जनता चुनती है, इसलिए मुखिया के चुनाव को बोलते हैं। यानी पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं ग्राम पंचायत के, उसके अध्यक्ष का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है आपको प्रत्यक्ष तरीके से। फिर उसी तरह से जिला परिषद में देखिएगा तो जिला परिषद के सदस्य को चुनते हैं जनता, और जिला परिषद के सदस्य जिला मुख्यालय में जब आते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिला परिषद के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है आपको अप्रत्यक्ष रूप से। अभी हाल ही में देखे होंगे चुनाव हुआ है बिहार नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का। तो इसमें क्या किया गया है, जो नगर परिषद या नगर निगम या नगर पंचायत है उनके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। आप देखे होंगे पहले सभापति, किसी नगर परिषद के सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी नगर परिषद के जितने वार्ड मेंबर जीत कर आते थे वो चुनते थे नगर परिषद के सभापति को। लेकिन यहाँ पे संशोधन किया गया बिहार में, और नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के जो हेड होते हैं उनका चुनाव भी इस बार हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आपने देखा होगा 2022 में चुनाव हुआ है बिहार में नगर निकायों का। तो उसमें आपने देखा होगा कि नगर परिषद में अगर आपका घर होगा तो देखे होंगे आप लोगों ने नगर परिषद के सभापति के लिए डायरेक्ट आप लोगों ने वोट दिया है। ये संशोधन नगर निकाय के लिए हुआ है। पंचायती राज संस्थान में अभी ये संशोधन नहीं हुआ है, क्योंकि पंचायती राज संस्थान में आपने देखा कि मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आइए लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में जाइएगा संसद में, तो लोकसभा का चुनाव बोला जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती है, और राज्यसभा के चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में किसी भी राज्य के जो विधायक होते हैं, यानी पहले से जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायक होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। अतः कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष तरीके से, और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। अब क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सेल्वा, घास के मैदान और महाद्वीप के बारे में मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो सेल्वास जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, ये सही है। बेल्ट अफ्रीका में ये भी सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में ये भी सही है। लेकिन पंपास जो है यूरोप का है, ये गलत है, यानी ये सही मिलन नहीं है, सुमेलित नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पंपास है वो यूरोप के साथ मिलता नहीं है, क्योंकि पंपास मिलता है अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको पंपास, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर। बी पंपास जो है वो आपको दक्षिण अमेरिका का है, अर्जेंटीना में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यह सुमेलित नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर विलियम गॉड, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, एम.एस. स्वामीनाथन। और आप सभी लोगों ने देखा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है। अभी हाल ही में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें से एक नाम एम.एस. स्वामीनाथन जी का भी है। किन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है। आप सभी लोग इसको कमेंट में बताएं कि वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, और उनके नाम लिखें कमेंट बॉक्स में सभी लोग। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। सम्राट अकबर के शासनकाल में निम्न में से किसके कारण हिंदी का प्रचलन बंद कर दिया गया? सम्राट अकबर के काल में निम्नलिखित में से किसके कारण हिंदी का प्रचलन बंद कर दिया गया था? तो राजा मान सिंह, टोडरमल, शाहजहां, अब्दुल रहीम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल के कारण ही मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रयोग बंद कर दिया गया, और मुगल काल की राजकीय भाषा बन गई फारसी। अगर कोई पूछे कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? फारसी बोलेंगे। इसलिए इसका टोडरमल होगा। टोडरमल के कारण ही अकबर के समय में हिंदी का प्रयोग बंद करके फारसी का प्रयोग राजकीय भाषा के रूप में शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन। कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? देखिए कर्पूरी ठाकुर अभी 2024 और 2025 में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनमें से जरूर 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। इस
इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 1970 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1967 ईस्वी। आप देख रहे होंगे हम T20 सीरीज में जितने क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं उनमें से हर सीरीज में एक न एक कर्पूरी ठाकुर से प्रश्न डाल रहे हैं, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1970 ईस्वी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर 1970 को बने थे और 2 जून 1971 तक रहे थे पहली बार मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने ये 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। यानी पहली बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को भी केंद्र सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर, मधेपुरा, गया, आरा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है वो पूरे बिहार के जिलों में सबसे ज़्यादा है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व है 1882, ठीक है। और सबसे कम जो बिहार में जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो कैमूर है, वहाँ पर मात्र 488 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो 1 किलोमीटर सभी तरफ से देख लीजिए, और 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जितने व्यक्ति वहाँ रहते हैं उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है शिवहर जिला का, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 1882। और बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपको कैमूर, जहाँ पे मात्र 488 है वहाँ का जनसंख्या घनत्व। पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? ML मजूमदार, रेणुका बजाज, LM सिंघवी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त है ML मजूमदार। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक देश के होते हैं और हर राज्य में होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है बिहार के मुख्य निर्वाचन मतलब बिहार के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ML मजूमदार हैं। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? देखिए, अभी हमारा वर्तमान में कोई पूछे आपसे कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। लेकिन बाघ से पहले क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये पूछा हुआ एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो बाघ से पूर्व जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था, ठीक है। अब देखिए 1972 में आपको 18 नवंबर 1972 को बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बना था। ऐसे विधिवत रूप से इसकी घोषणा की गई थी 1 अप्रैल 1973 से, और बाघों के संरक्षण के लिए ही 1 अप्रैल 1973 ईस्वी से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बाघ परियोजना, बाघों के बचाव के लिए। और उसी समय विधिवत यानी 1 अप्रैल 1973 को घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऐसे 1972 से ही इसको माना जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बन गया था, लेकिन बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइंस से लिए हैं क्वेश्चन हम। ऑप्शन है क्लोरेला, वॉलवॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, जिलिडियम। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो वो अपने भोजन के रूप में क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष शैवाल इसे कहा जाता है। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यात्री इसे खाने में उपयोग करते हैं, ठीक ना। इसमें यह एक हरा शैवाल है। आयरन, विटामिन और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन, विटामिन और अमीनो एसिड क्लोरेला नामक शैवाल में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका। देखिए क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक हरित लवक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और वही पौधों को प्रकाश संश्लेषण जब मिलता है पौधों को, ठीक ना, लवण मिलता है, पानी मिलता है, तो उन जो भोजन बनाते हैं उसके संश्लेषण में जो ये क्लोरोफिल है वो मदद करते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? आपको क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल ही पौधों को भोजन बनाने में, भोजन संश्लेषण में मदद करते हैं। इसलिए कोशिका का रसोई घर कहा जाता है आपको क्लोरोप्लास्ट को।
हरित लवक बोलते हैं इसको। अगला, डुरंड कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से, हॉकी से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से? आप सभी लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, 4, 5, 3 और 2। तो फ्रेंड्स म्यांमार से भारत के 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्य। आप मैप देखिए घर पे, आपके पास जो मैप होगा, और आप लोग कुछ वर्क आप भी कीजिए साथ में हमारे। आप मैप में देखकर बताइए कि म्यांमार से जो भारत के 4 राज्यों की सीमा मिलती है वो कौन कौन से राज्य हैं। अभी मैं बता दूंगा तो फिर आप उसको नहीं ढूंढिएगा, आप मैप में जाइए, देखिए कि म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है, और एक बार मैप देख लीजिए। और अपने देश के साथ जो पड़ोसी देशों की सीमाएं मिलती है उन सभी को एक बार देख लीजिए कि किस देश के साथ अपने देश की कितने राज्यों की सीमाएं मिलती है। इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न हमने यहाँ पे डाला है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? सुकुमारी देवी, माधुरी देवी, अश्वमेघ देवी? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आज के डेट में लगाइए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव। यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो शतक मारा है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें रोहित शर्मा का इसका आंसर हो जाएगा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा जी T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में कुल 20 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस किया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।